अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम फ्लूइड मैकेनिक्स बाय डॉक्टर नवाज अली शाह की बुक से इसको स्टार्ट करेंगे। तो वॉइस का ज़रा इशू है तो पीछे से शोर भी आया करेगा, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समझ आ जाए करेगी, यानी कि वॉइस की इतनी को तो है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन आ गई फ्लूइड मैकेनिक्स की। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट और इन मोशन। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है कि फ्लूइड जो है ना, इसके बिहेवियर को देखा जाता है एट रेस्ट एंड या फिर मोशन में। इट मे बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आ जाती है फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होगा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, यानी कि फ्लूइड जब रेस्ट पे होगा उस वक्त डिस्कशन की जाएगी। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स को स्टडी किया जाता है इन मोशन, जब वो मूव कर रहा होता है, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस काजिंग द मोशन। इस चीज को ज़ेर बहस लाए बगैर कि वो मोशन किस वजह से हो रही है, किन फोर्सेस की वजह से मोशन हो रही है, इन चीज़ों को ज़ेर बहस लाए बगैर। अब फ्लूइड डायनामिक क्या होता है कि इसमें भी फ्लूइड को मूव करते हुए ही डिस्कस किया जाता है, लेकिन इसमें साथ उन फोर्सेस को भी देखा जाता है कि जिन फोर्स की वजह से फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड्स ऑफ स्टडीज, यानी कि किस किस फील्ड में ना जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इसकी जरूरत पड़ती है। कहते हैं वी नीड फ्लूइड मैकेनिक्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एटसेट्रा। आगे देखें यूज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन मशीनरी। मशीनरी में कहाँ कहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स का इस्तेमाल होता है, तो मशीनरी सच एज पंप्स, फैंस, ब्लोअर, विंड मिल्स, एयर कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, एंड रॉकेट इंजन्स, गैस टर्बाइंस, पावर प्लांट्स, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स, हीटिंग एंड वेंटिलेटर सिस्टम्स, ब्रीथिंग एड्स, हार्ट लंग्स मशीन्स एटसेट्रा। इन तमाम मशीनरी में हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इसका यूज होता है। रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी कि अगर हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी है तो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया यूज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन डिजाइनिंग मैकेनिज्म नहीं मशीन्स शायद लिखा हुआ है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो मशीन्स को या जो है उनको डिजाइन करने में कैसे यूज होती है, कहाँ कहाँ यूज होती है। डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट्स को डिजाइन करने के लिए, मिसाइल को, रॉकेट्स को, कार, शिप्स को, एयरप्लेन्स एटसेट्रा इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अब नेक्स्ट आ गया यूज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी बॉडी में जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का इस्तेमाल कैसे है। ह्यूमन बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ अ ह्यूमन फ्लूइड डायनामिक सिस्टम। इंसानी जो जिस्म है वो फ्लूइड डायनामिक्स सिस्टम की का मजमूआ है। कैसे, एयर ये एक फ्लूइड होता है, और एयर कहाँ पे हमारे यूज होती है, जब हम सांस लेते हैं। वाटर ये भी हमारे जिस्म में पाया जाता है, एक फ्लूइड होता है जो कि हम पीते हैं, आर फ्लूइड, यानी कि एयर भी फ्लूइड है और वाटर भी फ्लूइड। यहाँ से हमें थोड़ा सा अंदाजा देखें तो एयर क्या होती है, हवा गैस होती है, तो गैस भी फ्लूइड होती है। और वाटर क्या है, पानी, पानी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि लिक्विड भी क्या होते हैं, लिक्विड भी फ्लूइड्स ही होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यानी कि फ्लूइड के बारे में और चीज़ें पता चलती जाएगी, डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ ब्लड, खून का जो बहना है इन वेन्स, नाड़ों में, नसों में, ठीक है। एयर इन लंग्स, फेफड़ों में हवा जो होती है। वाटर इन कैपिलरीज नीड्स द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सारे जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। ठीक हो गया, चलिए जी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है सॉलिड। सॉलिड क्या है, अ सॉलिड इज अ सब्सटेंस possessing both definite volume and shape due to strong molecular forces। सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इनकी एक खास शक्ल होती है, शेप होती है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम और खास शक्ल होती है। ये किस वजह से होती है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें हर एक सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस के जरिए जुड़े होते हैं।
तो ये एक डेफिनेट वॉल्यूम और शेप बनाते हैं, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड को पढ़ लेते हैं। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, फ्लूइड भी एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, यानी कि मादे का कोई हिस्सा होता है, मादे की एक फॉर्म होती है, दैट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू अ shear stress नो मैटर हाउ स्मॉल दैट shear stress में भी। कहते हैं कि इसकी शक्ल चेंज हो जाती है, ये डिफॉर्म हो जाता है, एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाता है कंटिन्यूसली, मुसलसल, व्हेन, जब shear stress जो है वो इस पे सब्जेक्ट किया जाता है। ये मैटर नहीं करता कि shear stress कितना छोटा है। अब shear stress क्या होता है आगे जाके हम पढ़ेंगे, यानी कि मादे की एक ऐसी हालत जो कि मुसलसल अपने आप को बदलती रहे जब उस पे shear stress के अंदर, ठीक है, ये वाली चीज। और ये मैटर नहीं करता कि shear stress कितना कम है या कितना है, ठीक है, कितना छोटा है। इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, यानी कि जो फ्लो करने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक है, जो फ्लो करने के काबिल हो, वो हमारे पास क्या होता है, वो सब्सटेंस फ्लूइड कहलाता है। एंड व्हिच कन्फॉर्म्स टू द शेप ऑफ कंटेनिंग वेजल, और जिस वेजल में जिसमें हम उसको डाल दें वो उसी तरह की शेप जो है वो डाल लेता है, ठीक है, यानी कि उसी शेप की तरफ आ जाता है। अब नेक्स्ट हम लिक्विड और गैसेस पे चलते हैं। लिक्विड और गैसेस दोनों क्या होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं। अ सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, यानी कि लिक्विड क्या होता है, इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन इसके पास कोई भी शेप नहीं होती। व्हेन लिक्विड इज प्लेस्ड इन एन ओपन कंटेनर, जब हम लिक्विड को किसी ओपन कंटेनर में, यानी कि अगर ये हमारे पास ओपन कंटेनर है, इसमें अगर हम लिक्विड को रख देंगे, यानी कि ये लिक्विड इसमें आ जाएगा, एंड इज बाउंडेड अबव बाय अ हॉरिजॉन्टल फ्री फेस, यानी कहता है कि ऊपर से ये हमारे पास बाउंडेड अबव हो, and is bounded above by a horizontal free surface if the volume of the container is greater than that। अब देखिए, a substance having definite volume, यानी कि जिसका डेफिनेट वॉल्यूम है बट नो डेफिनेट शेप, अगर आप इसको इस शेप में डाल देते तो ये फिर इस तरह हमारे पास आ जाना था, ठीक है, यानी कि जिस शेप में भी डालेंगे ना, अगर आप इसको इस शेप में डाल दें तो फिर ये हमारे पास यहाँ इकट्ठा हो जाना था, इस शेप का बन जाना था, तो इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। व्हेन लिक्विड इज प्लेस्ड इन एन ओपन कंटेनर, जब हम इसको ओपन कंटेनर में डालते हैं, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ लोअर पार्ट, तो ये लोअर पार्ट में आ जाता है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर, एंड इज बाउंडेड अबव बाय अ हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस, तो ये हमारे पास बाउंडेड अबव हो जाता है हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस से, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज ग्रेटर देन द लिक्विड, यानी कि अगर ये हमारे पास इसका वॉल्यूम ज्यादा हो इस वाले से, ठीक है, ये वाली चीज लिखी है। अब गैसेस पे आ जाते हैं। अ गैस इज अ सब्सटेंस, गैस भी एक मादे की हालत होती है, विच हैज नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, ना वॉल्यूम और ना ही डेफिनेट कोई वॉल्यूम होता है। इट फिल द होल क्लोज्ड स्पेस विच इज अवेलेबल, कहता है कि यानी कि ये अगर कंटेनर है ना कोई ये वाला, इसमें अगर इतनी को गैस छोड़ी जाए ना, इतनी को गैस, तो ये फैल जाएगी पूरे कंटेनर में, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इट फिल द होल क्लोज्ड स्पेस, कोई भी हमारे पास क्लोज स्पेस आ जाए उसमें सारी ये फैल जाती है, विच इज अवेलेबल, जो कि स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो, इतनी स्पेस अवेलेबल थी तो ये पूरी में फैल जाएगा, पूरी में फिल हो जाएगी गैस। इट डज नॉट फॉर्म फ्री सरफेस एज इन केस ऑफ लिक्विड, कहता है कि ये फ्री सरफेस हमें नहीं देता। लिक्विड में क्या था कि ये नीचे बैठ जाता था और ऊपर फ्री सरफेस आ जाता था, लेकिन अगर गैस हो तो गैस के केस में ये हर जगह फैल जाती है। इट्स मॉलिक्यूल आर फर्दर अपार्ट देन दोज आर लिक्विड आर सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं और ये अपनी एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप रखता है, लेकिन लिक्विड में ये थोड़ी सी कमजोर होती हैं और गैस में तो बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वो गैस पार्टिकल्स इधर उधर फिरते रहती हैं, ठीक है, ये वाली चीज आगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड डायनामिक क्या होती है? फ्लूइड डायनामिक इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फ्लूइड इन मोशन, कहता है कि ये हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें फ्लूइड को मोशन में डिस्कस किया जाता है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एग्जामाइन द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बोथ इन मोशन एंड रेस्ट। अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है कि जिसमें फ्लूइड को रेस्ट और मोशन दोनों में डिस्कस किया जाएगा और दोनों में नेचर एंड प्रॉपर्टीज देखी जाएगी, ठीक है, फ्लूइड की नेचर एंड प्रॉपर्टीज देखी जाएगी रेस्ट और मोशन दोनों हालतों में, ठीक है। अब हम चलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस। Control volume is defined in fluid mechanics as an arbitrary region of space bounded by a geometrical surface through which a fluid in flowing the surface in यहाँ तक, ठीक है।
कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? कंट्रोल वॉल्यूम इज डिफाइंड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। कहता है कि कंट्रोल वॉल्यूम को फ्लूइड मैकेनिक्स में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं एज एन आर्बिट्रेरी रीजन, कि कोई भी आर्बिट्रेरी रीजन है स्पेस का, बाउंडेड बाय अ ज्योमेट्रिकल सरफेस, उसको ज्योमेट्रिकल सरफेस से बाउंड किया गया है, थ्रू विच अ फ्लूइड इज फ्लोइंग, थ्रू विच अ फ्लूइड इज फ्लोइंग, जिसमें फ्लूइड बह रहा है। देखें दोबारा समझे, कोई भी आर्बिट्रेरी स्पेस का रीजन हो जिसको ज्योमेट्रिकली सरफेस से बाउंड कर दिया जाए, जिसमें फ्लूइड बह रहा है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, देखें आपको एग्जांपल देता हूं दोबारा। आपने कोई भी स्पेस का रीजन लेना है और उसको आपने बाउंड कर दिया है कि जिसमें फ्लूइड बह रहा है। कोई भी रीजन को, कोई भी स्पेस के रीजन को बाउंड कर दिया है आपने ज्योमेट्रिकल सरफेस से जिसमें फ्लूइड बह रहा है, तो हम इसको कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे। द सरफेस इनक्लोजिंग द कंट्रोल वॉल्यूम, और वो सरफेस जो कि कंट्रोल वॉल्यूम यानी कि सरफेस जो कि कंट्रोल वॉल्यूम को क्लोज कर रहा है, इज नोन एज द कंट्रोल सरफेस, उसको कंट्रोल सरफेस कहते हैं। दोबारा सुन ले, वॉल्यूम है उसमें यानी कि जिसमें हमारे पास फ्लूइड बह रहा है, हमने इसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया किसी रीजन से, तो वो जो वॉल्यूम था वो कंट्रोल वॉल्यूम बन गया, और जिस सरफेस से हमने इसको क्लोज किया है उस सरफेस को कंट्रोल सरफेस कहते हैं। इट में भी रियल और इमेजिनरी, ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी, यानी कि इसको तस्वुराती तौर पे भी हम ले सकते हैं और रियल में भी हो सकता है ये। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मास द सिस्टम बाउंड। अब देखें सिस्टम क्या होता है कि हमने एक फिक्स्ड आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मास, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये मैंने एक फिक्स चीज ले ली है जो कि आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी है जिसका मास भी है, तो ये सिस्टम कहलाएगा। द सिस्टम बाउंड्री सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ये देखिए सिस्टम की ये बाउंड्रीज है, अब ये सिस्टम की बाउंड्रीज ये उसको सराउंडिंग से अलग करती हैं, यानी कि ये बाहर जितनी भी डिस्कशन करें ना बाहर वगैरह, इससे बाहर ये सारी क्या होगा, ये सारा बाहर वाला सराउंडिंग होगा। लिखा क्यों नहीं जा रहा? चलेगा ठीक है, यानी कि ये सारा बाहर क्या होगा, सराउंडिंग होगा, और ये इसका अंदर वाला हिस्सा होगा। तो बाउंड्रीज का काम क्या है कि इसको सराउंडिंग से अलग करती है। अब बाउंड्रीज मूवेबल भी हो सकती है, अगर मैं इस तरह लगा लूं, यानी कि ये वाली चीज, तो ये वाली चीज यानी कि मूव भी कर सकती है। ये पहले यहाँ थी, बाद में हम इसको यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तीन बाउंड्रीज तो हमारे पास फिक्स है, लेकिन ये वाली बाउंड्री जो है वो क्या हो जाएगी, मूवेबल। तो ये लिखा हुआ है कि द सिस्टम बाउंड्री सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम में भी फिक्स या मूवेबल हो सकती है। हाउएवर नो मास क्रॉसेस द सिस्टम बाउंड्री। अच्छा, इसके अंदर जो मास होगा ना जिस्म का, वो बाहर नहीं जा सकता बाउंड्री से। ठीक है, मास नहीं, क्योंकि जब मास बाहर जाने लग पड़ा तो फिर तो वो फिजिक्स के लॉ बदल जाएंगे, यानी कि आप एक दीवार से गुजर सकते हैं, दीवार से दूसरी दीवार में जा सकते हैं गायब होके, क्योंकि मास एक जगह से दूसरी जगह बाउंड्री से शिफ्ट हो रहा है। यानी कि ये मास का क्रॉस करना या एक दीवार में से या बाउंड्री में से शिफ्ट होना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहता है लेकिन हीट या वर्क जो है वो क्रॉस कर सकता है। वर्क देखें, इस पे वर्क डाल लगेंगे, ये ऊपर को होगा। और अगर हीट की बात करें, हीट तो आप एक गिलास में गर्म पानी लें, ठीक है, तो वो आप बाहर से हाथ लगाएं तो वो आपको गर्म ही नजर आएगा। ठीक हो गया, ये वाली चीज गर्म ही होगा। ठीक है, और चलें आगे बढ़ते हैं, नोट में आ जाए। कंट्रोल सरफेस में भी रियल और इमेजिनरी में ऊपर लिखा हुआ था कि कंट्रोल सरफेस, और कंट्रोल सरफेस में भी एट रेस्ट आर इन मोशन। और कंट्रोल सरफेस जिससे हमने कंट्रोल वॉल्यूम को बाउंड किया हुआ है वो मूव भी कर सकता है। यानी कि ये चीज अगर आप यही करेंगे इसके जरिए हमने किया है तो ये मूव भी कर सकता है। ठीक है, अब प्राइमरी क्वांटिटीज एंड डिमेंशंस पे आए, ये क्या होती हैं? 7 बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड प्राइमरी क्वांटिटीज। 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम प्राइमरी क्वांटिटीज कहते हैं। एंड देयर डिमेंशंस आर कॉल्ड प्राइमरी डिमेंशन, और इनकी जो डिमेंशन होगी उनको प्राइमरी डिमेंशन कहेंगे। डिमेंशन का आप इसी तरह हिसाब लगा सकते हैं जिस तरह यूनिट्स वगैरह नहीं हम कहते, वो यही चीज है। ठीक है, आगे देखिए, दे आर लेंथ, इसकी लेंथ क्या, यानी कि वो क्वांटिटीज क्या है, लेंथ L है, उसकी डिमेंशन L होगी। ठीक है, लेंथ है। मास m होगा, क्वांटिटी उसकी डिमेंशन m होगी। टाइम t होगा, उसकी डिमेंशन ये। टेम्परेचर है t, इलेक्ट्रिक करंट है, लाइट इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 प्राइमरी क्वांटिटीज है। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सेकेंडरी क्वांटिटीज क्या होती हैं?
secondary quantities and secondary dimension are quantities derived from the primary quantities are called secondary quantities। वो तमाम क्वांटिटी जो कि प्राइमरी क्वांटिटीज से डिराइव की गई हो, वहां से निकाली गई हो, वहां से बनाई हो, उनको हम सेकेंडरी क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूं मास क्या था, प्राइमरी क्वांटिटी, ठीक है, मास क्या है, टाइम क्या है, प्राइमरी क्वांटिटी, और टाइम भी प्राइमरी क्वांटिटी आ गया, मास भी प्राइमरी क्वांटिटी आ गया, और स्पीड क्या है, ये भी हमारे पास प्राइमरी क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्पीड नहीं, लेंथ 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 आ गई, लेंथ 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 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास क्या है, यानी कि ये प्राइमरी क्वांटिटी है। अब इनको यूज करते हुए इसका यूनिट क्या है, मीटर है, इसका यूनिट क्या है, सेकंड है, इसका मास का यूनिट क्या है, केजी है। अब देखिए यहाँ से इनको मैं यूज करते हुए देखिएगा चीज कैसे बनाता हूँ। मैं एक मीटर ले लेता हूँ और इसको डिवाइड कर देता हूँ सेकंड से, तो मीटर फी सेकंड क्या बन गया, वेलोसिटी बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर कर देता हूँ, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। अगर मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ केजी भी लगा देता हूँ, केजी मीटर फी सेकंड, ये क्या बन गया हमारे पास, ये एक्सेलरेशन बन जाएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन, ये हमारे पास ये एक्सेलरेशन बन गया था, ये हमारे पास फोर्स बन जाएगी, क्योंकि फोर्स इक्वल होता है एम में, एम मतलब मास जो कि केजी में होगा और एक्सेलरेशन मतलब मीटर सेकंड्स के। तो ये एक न्यू क्वांटिटी ऑफ फोर्स बनी, ये जो एक्सेलरेशन बनेगा, ये जो हमारे पास वेलोसिटी, ये जो हमारे पास, एक मिनट, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये हमारे पास एक्सीलरेशन है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। तो ये सारी चीजें हमारे पास जहां से बनी है ना, ये किन से मिलके बनी है, इनसे, और ये प्राइमरी है और ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, सेकेंडरी हो जाएंगी, ठीक है। तो तमाम क्वांटिटीज जो कि हमारे पास प्राइमरी क्वांटिटीज से निकली हो उनको हम सेकेंडरी क्वांटिटीज कहते हैं, और उनकी जो डिमेंशन होगी, ठीक है। अब इसकी डिमेंशन क्या होगी, यानी कि के जी मीटर फी सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि मैंने पावर -2 कर दिया, तो इसकी डिमेंशन होगी किलोग्राम का मास, इसका लेंथ मीटर, और ये टी की -2, ये डिमेंशन आ जाएगी इससे, ठीक है। यानी कि ये इनकी जो ये, फिर इस डिमेंशन को हम नाम देंगे सेकेंडरी डिमेंशन का। फ्रॉम प्राइमरी क्वांटिटी कॉल्ड सेकेंडरी डिमेंशन। अब सिस्टम ऑफ डिमेंशंस पे बात करते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ डिमेंशन पे देयर आर 3 बेसिक सिस्टम ऑफ डिमेंशन, 3 सिस्टम ऑफ डिमेंशन है। क्या आ गया, नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी। इसमें क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स इज टेकन एज सेकेंडरी, इनको सेकेंडरी तौर पर लिया जाता है। फोर्स, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास टेकन एज सेकेंडरी, और फोर्स, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, मास बोथ टेकन एज प्राइमरी, ठीक है। इसमें इनको प्राइमरी लिया जाता है, ये सेकेंडरी, और यहाँ पे दोनों को मिला के हमारे पास इन दोनों को एज अ प्राइमरी लिया जाता है। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ डिमेंशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये बड़ी मजे की चीज है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखें कि 3 तरह के यहाँ पे यूनिट्स बताए गए हैं, एक ऐसे यूनिट और 4 तरह के, एक MKS यूनिट, एक CGS और एक FPS, ठीक है। एक ऐसा यूनिट, एक MKS, एक CGS और एक FPS। अच्छा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या है, ये हमें नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा MKS क्या ज़ाहिर करता है, MKS का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास लेंथ है तो उसको मीटरों में, अगर हमारे पास मास है, ठीक है, लेंथ में लिख देता हूँ लेंथ, अगर मास है तो उसको किलोग्रामों में लेंगे हम, और अगर टाइम है तो उसको सेकंड में लेंगे। यानी कि अगर हम मास को मीटर में ले रहे हैं तो फिर इस तरह, अगर हम लेंथ को मीटर में ले रहे हैं तो मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड्स में लेंगे। और अगर हमने ये वाला सिस्टम नहीं यूज करना है, ये वाला यूज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग लेंथ फिर हम सेंटीमीटर में लेंगे, मास ग्राम्स में लेंगे, और टाइम जो है ये सेकंड्स में ही होगा। अगर हमने इसको भी नहीं यूज करना, ऊपर वाला यूज करना है, लेंथ फिर फुटों में लेंगे, मास जो है वो पाउंड्स में लेंगे, और टाइम जो है वो सेकंड्स में ही लेंगे, ठीक है। अगर इसको भी नहीं यूज करना तो ये ऐसे यूनिट होता है, ऐसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। बड़े मजे की ये बात है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप कभी जो है वो लेने गए हो 1 किलो दूध, और उन्होंने आपको दूध दे दिया हो लेकिन आपको कम लगता हो, आप घर आके उसको अलग कहीं पे तोल के देखें तो आपको पता चले कि ये तो यानी कि 1 किलो दही कह लें आप, ठीक है। 1 किलो दही लेने गए हैं, आपने घर आके उसको तोला तो वो आपको कम लग रहा था, आपने देखा तो वो तो 900 ग्राम का है, तो आप दोबारा दुकानदार के पास की ओर जाके कहते हैं मैंने तो 1 किलो दही कहा था लेकिन आपने मुझे 900 ग्राम दिया, और वो आगे से कहे कि मेरा 1 किलो 900 ग्राम का है।
अच्छा, आप जो है ना वो दर्जन केले लेने जाए और आपको पता चले कि ये तो 10 केले, आप उनसे कहें ये 10 केले हैं, वो कहे हमारी दर्जन जो है वो 10 10 की होती है, यानी कि 10 किलो की होती है। तो ये फिर यानी कि इस तरह बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। आप किसी की दुकान से चीज़ लेने जाएं, ठीक है, और वो आपसे कहे कि इसकी कीमत जो है वो 1200 रुपया है, आप 1200 रुपया दे, वो कहे ये कम पैसे हैं, तीन यानी कि 100 वाले 3 नोट और मुझे दो, यानी कि उसकी नज़र में 1200 है, वो 1500 के बराबर, यानी कि ये फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं आपको कैलकुलेशन करके दूँ, वहाँ पे किलोग्राम में आपके लिख के भेजूँ, लेकिन आप किलोग्राम को 900 ग्राम तो सफर करते हैं। तो ये क्या हुआ कि एक कमेटी बैठी और उसने फिर ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी कि हर जगह इनको ही तस्लीम किया जाएगा, ठीक है। लेंथ और उनके यूनिट्स कौन से है ये हमें दिए हुए हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, जो हर जगह यूज होते हैं। लेंथ का जो है वो लेंथ जो है इसका यूनिट मीटर है, मैस का किलोग्राम केजी, टाइम का सेकंड और एस, और टेम्परेचर का केल्विन के, और इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर ए, और लाइट इंटेंसिटी कैंडेला सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल यानी कि ये वाला, ठीक है, और किलो जो है 100 के इक्वल होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं। 9th क्लास में भी ये चीज़ आपको डिटेल से मिल जाएंगी, प्रीफिक्सेस पोस्ट फिक्स क्या होते हैं, ये वाली चीज़ें, और इनको कैसे यूज़ करते हैं डिटेल से, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे जितना लिखा हुआ है वहीं तक रहते हैं। चलेंगे आगे चलते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, कहते हैं टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ हीट, हीट की कितनी शिद्दत है इसको मेजर कर यानी कि इसकी मेजरमेंट जो है वो टेम्परेचर होता है, ठीक है। नोट क्या है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। आप एक लोहे का रॉड गर्म करें एक साइड से, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है दूसरे एंड पे भी। तो हीट जो है यानी कि जो हमेशा जो है वो फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर वाले रीजन से लोअर टेम्परेचर वाले, यानी कि जहाँ पे शिद्दत ज्यादा होगी वहां से कम शिद्दत वाली चीज की तरफ वो ट्रांसफर करेगी। अब टेम्परेचर को मेजर करने के कौन कौन से स्केल हैं, इसमें एक सेल्सियस स्केल आ जाता है या सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं, एक फ़ारेनहाइट आ जाता है, और एक केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल आ जाता है। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि सेल्सियस या सेंटीग्रेड में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसका यूनिट डिग्री में होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पहले स्केल में यानी कि सेल्सियस वाले में कितना था 0, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या होगा, फ़ारेनहाइट में 212 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, और 32 फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री, इसका यूनिट भी डिग्री होता है, ठीक है। तो 32 डिग्री जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट, और 212 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब केल्विन में क्या होता है कि इसमें 273 केल्विन, ठीक है, इसमें यूनिट केल्विन होता है। 273 केल्विन हमारे पास जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, और 373 जो है वो केल्विन वो बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ से क्या पता चला कि ये एज अ स्केल में चीज़ें सेम होगी, ठीक है। देखे ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 लिख दूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ 10 20 30। तो अगर आप स्केल देखें तो ये चीज़ होती है कि हम चीज़ को कैसे मेजर कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास ये यानी कि अगर कोई मैं यहाँ कोई ग्राफ बनाऊँ ना ये वाला, तो यहाँ वो ये बनेगा, यानी कि अगर यहाँ 1 से 2 है, यहाँ पे 10 से 20 बनेगा। तो यानी कि इनमें फिर रिलेशन क्या आ जाएगा कि ये आपस में तीनों इक्वल रखेंगे हम, ठीक है, ये वाला देखें, ठीक है, ये आपस में तीनों इक्वल रखेंगे, और यहाँ से तीनों ये वाले इक्वल रखेंगे। अच्छा, यहाँ से बड़ी मजे की चीज है, 0 पे ये देखिए 0, ये 273, 0 में 100 प्लस करूंगा, 0 में 100 प्लस यानी कि देखें ये 0 है, 0 में 100 प्लस करूंगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस ऐड किया तो ये बॉइलिंग पॉइंट बन गया। और बिल्कुल इसी तरह 273 केल्विन में अगर 100 केल्विन ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 373 केल्विन बन जाएगा। यानी कि कहाँ पे गए हम, यानी कि इसमें भी 100 ऐड करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी 100 ऐड करूंगा तो ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक 100 वाला रिलेशन भी आगे मैंने आपको बताना चाहा।
चलो कि और देखें, इनके दरमियान हम रिलेशन देखने लगे हैं। इसको अगर आपने लिखना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि इसको और इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, इन दोनों की मदद से आप सी और के की वैल्यू निकाल लें। यानी कि अगर मैं आपको निकाल के देना चाहूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस और ये -737 के इक्वल 0 हो गया। ये यहाँ से डिग्री सेल्सियस -273 के इक्वल 0 बन गया। और यहाँ से आप देखेंगे नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कर दें या ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दें। ठीक है, कोफिशिएंट्स सेम करने हैं तो इसके लिए आप क्या करें कि कोफिशिएंट्स सेम करने के लिए, यानी कि दो ही वेरिएबल्स हैं, दो ही इक्वेशन है, आप इनको ना सोल्व कर सकते हैं इजीली। इनको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखें, इन दोनों को ऐड करने तो ये हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस और ये बन जाएगा, ऐड करेंगे तो ये -3 और 3 6 और ये बन जाएगा 7 और 7 14, 4 लगा एक आंसर, 3 और 3 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यानी कि जवाब आ जाएगा कितने डिग्री सेल्सियस वो कितने के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस तरह ही फाइंड करना तो ये ज़्यादा अच्छा बेस्ट वे है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम देख लेते हैं। ये देखिए क्या है कि अब ये 0 डिग्री सेल्सियस C - 0, ये हमारे पास ये 0 डिग्री सेल्सियस C - 0, ये 273 का एलिमेंट तो K - 273, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये फ़ारेनहाइट माइनस, यानी कि ये आ गया फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 आ गया। अब डिफरेंस देखें 0 और 100, 100 - 0 तो ये 100 आ गया। और इसमें देखें तो इसमें केल्विन वाला देखें, केल्विन वाला तो 373 - 100, 373 - 273 तो ये 100 आ गया इसके बटे में, केल्विन वाले में। और 212 - 32 तो ये 180 आ गया। अब इन दोनों की मदद से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन आ सकता है। इन दोनों की मदद से जो है वो फ़ारेनहाइट और केल्विन में, इन दोनों की मदद से हमारे पास केल्विन और सेल्सियस में आ सकता है। ठीक हो गया। अब ये देखें, पहले वाला हमने उठा लिया ये वाला और यहाँ से इसको साइमल्टेनियस यानी कि सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो ये हमारे पास, ये आप सिंपली ये कह लें कि 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया और 2 5 बार 10, 2 6 बार 18, 2 9 बार 18, तो ये 5/9 फ़ारेनहाइट -32 आ गया। और चलेंगे, अब ये क्या आ गया, सेल्सियस का जवाब फ़ारेनहाइट में आ गया। और अगर आप फ़ारेनहाइट का जवाब निकालना चाहते हैं, ये 9 इधर आकर मल्टीप्लाई, 5 इधर आकर डिवाइड, तो ये बन जाएगा C, यानी कि ये 9 इधर आकर मल्टीप्लाई ओवर डिवाइड, ये वाली चीज़ बन गई और 32 उधर जाकर प्लस का हो गया। तो ये हमारे पास रिलेशन है। इसी तरह ये आप खुद फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। इसी तरह ये रिलेशन आ गया, इसी तरह ये वाला रिलेशन आ गया। अब कहते हैं कन्वर्ट द टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है 50 डिग्री सेल्सियस को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखें, मुझे पता है 0 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें, किसमें फ़ारेनहाइट में, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे कितना था 32 और 212, 32 और 212 और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको लिख देंगे C - डिग्री सेल्सियस -0 और 100 में से 0 गया 100 ही आ गया। और इज इक्वल टू, इसको लिखना हो तो आप लिख देंगे ये F डिग्री -32 और बटे में आ जाएगा 212 में से ये गया 180। यहाँ पे जिसकी वैल्यू चाहिए आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हमें क्या दिया गया है, कन्वर्ट द टेम्परेचर, अच्छा इसको केल्विन में करना है, इसको भी केल्विन में करना है, तो ये रिलेशन हमने गलत लिख दिया है, केल्विन वाला हमने करना चाहिए था हमें। ठीक है, केल्विन वाला, तो केल्विन वाला हमें पता है 273 केल्विन और यहाँ पे आ जाता है 373 केल्विन। ठीक है, और हमें पता है ये क्या आ जाएगा C - 0। ठीक है, ये आप रिलेशन को याद करने से बेहतर इस तरह है, आप इस तरह कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 100 और इज इक्वल टू ये आ जाएगा ये 273 है तो -273 और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 100, ये इससे कैंसिल हो गया। तो डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना आ गया, ये 273 इधर प्लस हो गया इज इक्वल टू K। अब K की वैल्यू कितनी आएगी 273 में, ये ऐड कर दो, 50 ऐड करूँगा 273 में तो ये आ जाएगा हमारे पास 270 जमा 50 223 बन जाएगा, ये तकरीबन 323। ठीक है, 323, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह आप जो है इस फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन देख लें, ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, केल्विन इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप ये भी निकाल सकते हैं कीमा। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, ये कंटिन्यूम हाइपोथेसिस बड़ी मजे की चीज़ है। कहते हैं ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल सेपरेटेड बाय एम्प्टी स्पेसेस, तमाम मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करी जाए ना तो
उनमें कोई ना कोई एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। किस वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। ये जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होंगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के उतने ही करीब होंगे, लेकिन इनमें ना एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। दस वी कैन से दैट द फ्लूइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क्रीटली, और यहाँ से कोई चीज होना यानी कि ऐसे वाली कोई चीज हो तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट चीज, लेकिन इस तरह कंटिन्यूस चीज होती है, ठीक है। दस वी कैन से दैट फ्लूइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क्रीटली होंगे एंड नॉट कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूस नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड हमारे पास कौन से होते हैं? लिक्विड या गैस, और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत वीक होती हैं, तो इसका मतलब इनमें खाली स्पेसेस पाई जाएंगी। खाली स्पेसेस होंगी अगर हमारे पास, तो वो क्या होगा? वो डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं होंगे। दस इन प्रिंसिपल इट इज पॉसिबल टू स्टे, लेकिन कहते हैं कि इस प्रिंसिपल में इट इज पॉसिबल टू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ फ्लूइड फ्रॉम मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू। कहते हैं कि इस प्रिंसिपल में हम जो है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाउएवर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है ना, यानी कि एक एक मॉलिक्यूल को देखते हुए, क्योंकि कंटिन्यूटी में एक पॉइंट को निकालना मुश्किल होता है, तो ये हमारे पास ये वाली चीज यहाँ पे। However, in establishing the mathematical models, the molecular structure in fluid in general no interest, तो कहता है इस वजह से हमारे पास इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, क्योंकि इजीली हम चीज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर फर्ज किया मैं कहूँ कि 1 2 3 4 ये डिस्क्रीटली तौर पे चीज लिखी है, तो मैं कहूँ 4 के आगे वाला नंबर आप कहेंगे 5 होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ 0.1 से आगे वाले नंबर तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो कहते हैं कि ये चीज फिर इतनी इंटरेस्ट में नहीं रहती, तो ये इंटरेस्ट में आने लगी है। कहता है इट इज देयरफॉर मोर कन्वीनियंट टू ट्रीट द फ्लूइड एज कंटिन्यूम, तो फिर फ्लूइड को एज अ कंटिन्यूम डिस्कस किया जाता है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ मैटर विद नो एम्प्टी स्पेसेस, के जिसमें एम्प्टी स्पेसेस है ही नहीं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ही है। So that at each point we can describe a unique velocity, कहता है फिर हम हर एक पॉइंट पे यूनिक वेलोसिटी देख सकते हैं, यूनिक प्रेशर, यूनिक डेंसिटी, इस तरह की चीजें जो है इसको देखेंगे। नोट आ गया जी, नोट। अ गैस एट नॉर्मल प्रेशर में बी कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूम, गैस जो है उसको नॉर्मल प्रेशर पे हम क्या कंसिडर करते हैं? कंटिन्यूम लेके चलते हैं। अच्छा, वो कंटिन्यूम होता नहीं है, एज अ कंसिडर लेके चलते हैं कि वो कंटिन्यूम है। बट व्हेन प्रेशर इज सफिशिएंटली लो, जब प्रेशर को बहुत कम कर दिया जाता है, प्रेशर को बहुत कम, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर बिखर जाएंगे, ठीक है। जब प्रेशर देखें ना कि यहाँ पे आपको एक छोटी सी बताऊं कि गुब्बारे को जब आप कोई आपके पास बलून हो तो आप उस बलून को यानी कि वो दबाएं तो वो हमारे पास उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो नॉर्मल प्रेशर पे उसको हम ये कहेंगे कि ऐसा तस्वर करेंगे उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस नहीं बची। लेकिन अगर हमारे पास प्रेशर ना हो या बहुत कम हो तो फिर उसके यानी कि अगर तो वो फिर मॉलिक्यूल्स या वो दूर दूर बिखर जाएंगे, क्योंकि गैस तो पूरा फिल हो जाती है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है वो मे बिकम लार्ज कंपेयर टू साइज, तो फिर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे तो अगर आप देखें तो इनका जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा हो गया इनके साइज से, ठीक है। तो द फ्लो टेक्स प्लेस सच अ रेयरफाइड गैस इज स्टिल अ फ्लूइड, वो एक फ्लूइड ही रहती है बट कैन नो लॉन्गर बी कंसीडर्ड, रहती तो वो फ्लूइड ही है लेकिन हम उसको एज अ कंटिन्यूम फिर नहीं कंसीडर कर सकते। एंड मस्ट देयरफॉर एनालाइज एट द मॉलिक्यूलर स्केल, और फिर इसको मॉलिक्यूलर स्केल पे डिस्कस किया जाता है, यानी कि इसके मॉलिक्यूल अलग-अलग को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब चलें जी डेंसिटी पे चलते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको रो से दार करते हैं इस तरह कह लें, ठीक है। और ये क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम इसको देखना चाहें यानी कि लिमिटिंग केस में तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट, यानी कि अगर हम चेंज देखना जाए डेल एम और डेल वी तो यहाँ पे आ जाएगा डेल वी, चेंज बहुत छोटा है इस लिहाज से, यानी कि छोटे छोटे मास पे छोटे छोटे वॉल्यूम के हिसाब से ये वाली चीज़ हमने देखी तो ये हमारे पास बन जाएगा। और जब लिमिट लग गई तो आपको पता है ये टोटल डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। पहले छोटा चेंज था और ये सारे को टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। और कहते हैं रो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी होगा, या रो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी एंड पैरामीटर टी होगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, इसको याद रखिएगा, आगे जाके हम इसको न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी सोल्व करेंगे, यूज करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो, एक रेशियो होती है ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड टू द वेट इक्वल वॉल्यूम एट वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। दोबारा सुनिए क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी? क्या होती है? एक रेशियो होती है, कसर होती है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड का वेट ओवर वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है।
इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे जितना वेट होगा ओवर दिस, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इसको नाम देते हैं। अब ये देखिए स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड आया और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हमने इसको लिख लिया, ठीक है। और अगर आपसे कोई स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर की डेफिनेशन पूछे तो आप ये लिख सकते हैं वेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखें तो इन केस ऑफ गैस पुट एयर फॉर वाटर, कहते हैं कि अगर हमारे पास वो गैस हो ना तो फिर हम वाटर की बजाय जो है वो एयर भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास लिक्विड है तो फिर लिक्विड में हम वाटर ही रखेंगे, ठीक है। लिक्विड में हम वाटर रखा करेंगे और अगर हमारे पास लिक्विड में गैस है तो गैस में हम एयर रखा करेंगे, यानी कि ये नीचे फिर एयर आ जाएगी। अब ये देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगी, यानी कि स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, इसको डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे फिर यहाँ से ये वाली चीज बनाई जा सकती है। एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से हम डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर मोस्ट लिक्विड्स इट डिक्रीज विद एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ये हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर मोस्ट लिक्विड्स, बहुत ज़्यादातर लिक्विड्स के लिए, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हमारे पास कम होगी, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम होगी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं स्पेसिफिक वेट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वेट जो है इसका वर्ड यूज किया गया है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए स्पेसिफिक वेट किसके इक्वल आ गया है, डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे स्पेसिफिक वेट का और इसको गैमा से ज़ाहिर करेंगे। और वेट का फार्मूला आपको पता है mg होता है और ये हमारे पास आ गया v, और m ओवर v क्या होता है? m ओवर v हमारे पास होता है रो, क्योंकि ऊपर रो का फार्मूला पर क्या है? रो g हो गया। अब ये देखिए ऊपर वाले के भी रो g आ जाएगा, नीचे के लिए भी g से कैंसिल हो गया, यानी कि ये डेंसिटी की फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन ये यानी कि रो g ओवर रो g, ऊपर वाला रो किसके लिए है? अगर मैं बात करूँ यानी कि ऊपर वाले रो की बात करूँ तो ये लिक्विड के लिए और ये वाटर के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं g को कैंसिल कर दूं, क्योंकि g तो सेम होगा ना दोनों में, g की वैल्यू होती है 9.81, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फिर हमारे पास ऊपर भी डेंसिटी बचेगी, नीचे भी। ये कैसे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया? उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी कि इसकी रो, इसकी डेंसिटी ओवर इसके साथ g आ जाएगा, ओवर इसकी डेंसिटी और g आ जाएगा, g से कैंसिल हो गया। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक हो गया। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है। यानी कि ये क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम पर का मतलब होता है ये वाली चीज, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब पर का भी है पावर -2 आ गई, ठीक है। ये वाली चीज इस तरह s की पावर 2 पर ये वाली चीज आ जाती है ना। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी कि ये हमारे पास वॉल्यूम ओवर मास क्या आ गया? वॉल्यूम ओवर मास हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम को ऐसे VS से ज़ाहिर करेंगे और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर m ओवर v नीचे जाए चला गया और ये 1 ओवर रो के इक्वल आ गया, ठीक है, 1 ओवर रो के। अब आ जाए स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो, if properties at every point in the flow field do not change within time, the flow is called the steady flow. स्टेडी फ्लो क्या होता है? इफ प्रॉपर्टीज एट एवरी पॉइंट इन द फ्लो, यानी कि फ्लो के हर एक पॉइंट पे अगर हम देखें, फ्लो फील्ड के हर एक पॉइंट पे अगर हम देखें, डू नॉट चेंज विद टाइम, वो चेंज ना होती हो इसकी प्रॉपर्टीज, तो हम उसको नाम देते हैं स्टेडी फ्लो। यानी कि चेंज जो है, चेंज यानी कि ये हमारे पास क्या है? ईटा इज फ्लूइड प्रॉपर्टी, यानी कि अगर ईटा हमारे पास फ्लूइड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे तो हमारे पास फ्लूइड यानी कि चेंज, और हम ये देखें ईटा जो है वो किसको ज़ाहिर कर रही है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी को। अब फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है वो रो होती है कि नहीं? डेंसिटी भी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है और वेलोसिटी भी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर रो में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 आए, अगर वेलोसिटी वाली प्रॉपर्टी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि फ्लो के दरमियान चेंज 0 आए, चेंज को ज़ाहिर करता है डेरिवेटिव, तो हम उसको स्टेडी फ्लो कहेंगे, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? अ फ्लो इन विच द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक ऐसा फ्लो जिसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल स्पेस कोऑर्डिनेट थ्रू आउट द एंटायर फ्लो फील्ड, यानी कि फ्लो फील्ड जिसमें वो सफर कर रहा फ्लो हो रहा है उसमें वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट ही रहे और उसका डेरिवेटिव 0 आए, तो उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। कि वो अभी देखें, अब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 आ रही है, फ्लो भी कर रहा है वेलोसिटी भी 0, कैसे पॉसिबल? तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है,
ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो बन जाएगा, ठीक है। यानी कि डेफिनेशन वो बस थोड़ी सी घुमा फिरा के लिख देते हैं ताकि बच्चों की जो है वो थिंकिंग मजीद इंप्रूव हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड बॉडी क्या है? कहता है द फ्लूइड मैटर बाउंडेड बाय सम क्लोज्ड सरफेस एस व्हिच मूव्स विद द फ्लूइड इज सेड टू फॉर्म अ फ्लूइड बॉडी। द सरफेस S completely and permanently separates the fluid matter inside S from that outside S. The fluid, अब देखें fluid body, the fluid matter यानी कि fluid जो भी है, air है, water है, जो भी है, bounded by some closed surface, जिसको bound किया गया है किसी closed surface से, which moves with the fluid, जो कि fluid के साथ भी move कर रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि जिससे bound किया जाए ना, जिस सरफेस से कंट्रोल सरफेस कंट्रोल वॉल्यूम हम पढ़ के आए थे, तो कंट्रोल वॉल्यूम को बाउंड करता है कौन? कंट्रोल सरफेस। और कंट्रोल सरफेस हमने कहा था मूवेबल भी हो सकता है। तो यानी कि क्लोज्ड सरफेस जो बाउंड कर रहा है फ्लूइड मैटर को और ये मूव कर रहा है फ्लूइड के साथ, इस सेट टू फॉर्म अ फ्लूइड बॉडी, उसको कहेंगे कि वो फ्लूइड बॉडी बनाता है, ठीक है। यानी कि वो हमारे पास क्या होगा? फ्लूइड बॉडी बनाएगा। द सरफेस एस कंप्लीटली एंड परमानेंटली सेपरेट द फ्लूइड मैटर इनसाइड। अब ये कहते हैं कि वो जो सरफेस होगा ना वो कंप्लीटली अलग होगा फ्लूइड मैटर से इनसाइड। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक पैप है, इसमें हमारे पास कोई पानी बह रहा है, मैं कहूँ ये पैप भी आप मूव करवाते हो और उसमें पानी भी ये बह रहा हो, ठीक है, ये वाली चीज हमारे पास आ जाएगी। अब ये क्या होगा? ये एज अ सरफेस काम करेगी चीज, ठीक है, और ये बिल्कुल इससे लगा है, और ये वाली जो चीज बनाएगी ना ये हमारे पास फ्लूइड बॉडी कहलाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो शेप हमारे पास आएगी या जो भी इस तरह की जो फॉर्म आएगी। अब फ्लूइड पार्टिकल क्या होते हैं? फ्लूइड पार्टिकल, we define a fluid particle as the fluid contained within an infinitesimal volume whose size is so small that it may be regarded as a geometrical point। कहता है कि फ्लूइड आप लें, उसका वॉल्यूम होता है, उसके वॉल्यूम का इतना हिस्सा उठाएं जो कि इतना इन्फिनेटली स्मॉल हो, इन्फिनेटली वॉल्यूम हो, और उसमें से आपने वो हिस्सा उठाया जो कि बहुत स्मॉल है, दैट इज मे बी रिकॉर्डेड टू, और वो अगर उसको ज्योमेट्रिकली अगर हम उसकी शेप देखें तो वो ये हो, एक पॉइंट, सिर्फ ये पॉइंट से बड़ा हो गया ये पॉइंट, ठीक है। यानी कि अब सिंपल समझ आ गया हो गया आपको। अ फ्लूइड पार्टिकल व्हेन आइसोलेटेड रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। कहता है कि एक फ्लूइड पार्टिकल को जब हम एक अलग तनहा लेके जाते हैं, वहां पे डिस्कस करते हैं, तो उसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पाई जाती हूँ, ठीक है। जैसे देखें कि मैं एक ना बाहर के मुल्क से एक अंग्रेज लेके आऊँ, तो अब अंग्रेज में जाहिर सी बात है अंग्रेज में लेके आऊँ तो उसमें अंग्रेजों जैसी यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो उसमें पाई जाती होंगी, जैसे वो इंग्लिश बोलता होगा, उसका रंग थोड़ा गोरा होगा, ठीक है, ये वाली चीजें हैं। तो यही कहा गया है कि जब हम उसको तन्हा आइसोलेटेड में लेके आए, आइसोलेटेड सिस्टम में लेके आए, कहीं अलग पे जाकर डिस्कस करें, तो उस वॉल्यूम में जो कि एक पॉइंट नमा है उसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पाती हूँ, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो। अ फ्लूइड पार्टिकल पोसेसेस वॉल्यूम, वेट, मास और डेंसिटी एक्चुअली। कहता है फ्लूइड पार्टिकल जो है उसमें उसका वॉल्यूम भी हो, हालांकि वो एक पॉइंट है, ठीक है, जितना भी उसका वेट, उसका मास, डेंसिटी, ये वाली हमारे उसकी मल्टीयर का, यानी कि उसमें ये चीज हो। अब प्रेशर पे चलते हैं। प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन और बाय अ फ्लूइड डिनोटेड बाय P डिफाइंड एज। कहता है कि प्रेशर जो है वो फ्लूइड पे लगता है या फ्लूइड से लगता है, बाय अ फ्लूइड defined as the magnitude of the force per unit area। magnitude of force per unit area जो है वो प्रेशर होगा। If a normal force F is uniformly distributed across the plane area A, then यानी कि प्रेशर के बारे में लिखा। If normal force is not uniformly, अच्छा ये क्या है? नॉर्मल फोर्स जो है वो जब यूनिफॉर्मली हो, यानी कि एक जितनी ही लग रही हो, लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि एक जितनी ही ना लग रही हो, तो फिर हम ये चीज़ ना चेंज में ले आते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल ए अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। अगर फोर्स एक जितनी लग रही है फिर तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, प्रेशर पता चल जाएगा कितना है, क्योंकि जितनी फोर्स की वैल्यू होगी वो यहाँ हम पुट कर देंगे। जितनी फोर्स जितने एरिया पे लग रही है उसको हम ये वाला, यानी कि जितने एरिया पे जितनी इक्वल फोर्स लग रही है वो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। अब लेकिन अगर फोर्स जो है वो हर जगह पे सेम ना हो, ठीक है, तो फिर डेल A1 के लिए फोर्स डेल F1 होगी, डेल A2 के लिए फोर्स डेल F2 होगी, डेल A3 के लिए फोर्स डेल
F3 होगी, ठीक है, तो ये फिर डिफरेंट होंगे। तो फिर हम क्या क्या कर रहे हैं, डेल ए जो है वो इतना छोटा ले रहे हैं, यानी कि इतने छोटे लेवल पर जाके हम सभी वॉल्यूम्स को, सभी एरिया को चेक कर रहे हैं कि उस पर कितनी कितनी फोर्स लग रही है। तो फिर ये वाली जो चीज आएगी टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये हम जब लिमिट लगा दी टोटल डेरिवेटिव आ जाएगी, फिर उसको हम प्रेशर का नाम देंगे, ठीक है। तो ये देखिए सारी चीजें जरूरत के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ी कि जब ये वाली यहाँ पे चीज आ गई। Where del F is the normal force, जहाँ पे del F जो है हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स है जो कि एक स्मॉल, देखिए स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया पे एक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है, एक नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स होती है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के लिए क्या होगी, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स होगी पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ सरफेस इंप्रेस्ड इन अ फ्लूइड। इसका डेफिनेशन ही आज इसको रखना है, ठीक है। बाकी इसके एग्जांपल जो आप बुक से देख सकते हैं वहां से आपको मजीद समझ आ जाएगी। नोट ये है प्रेशर ऑफ अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज आइसोट्रोपिक फॉर स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। कहता है कि अगर फ्लूइड हमारे पास स्टैटिक हो यानी कि वो कहीं रुका हुआ है, उस पर फोर्स भी एक्सर्ट हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि प्रेशर जो है उसके लिए वो तमाम डायरेक्शन में इक्वल है, ठीक हो गया। अब चलेंगे आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूव दैट फॉर स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि हमारे पास फ्लूइड जो है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो हम साबित करेंगे कि वो तमाम डायरेक्शंस में प्रेशर जो आएगा ना वो सेम होगा, ठीक है। चलिए आइए इसका प्रूव करते हैं। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड, हमने फ्लूइड का एक स्मॉल एलिमेंट उठा लिया जिसको अंडर कंसिडरेशन लेके आएंगे इन द फॉर्म ऑफ द टेट्राहाइड्रन, और वो किस फॉर्म में लिया, हमने टेट्राहाइड्रन की फॉर्म में लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है जिससे हमने इसको बाउंड कर दिया है, बाउंड्री, तो ये एक बॉडी बनाएगा, तो ये टेट्राहाइड्रन की फॉर्म में आ गया। लेट पी एक्स पी वाई पी जी एंड पी बी द एवरेज प्रेशर ऑन द फेसेस। अब ये देखिए टेट्राहाइड्रन है ना, तो इसके डिफरेंट फेसेस आ जाएंगे। टेट्राहाइड्रन अगर आप लोगों ने देखी हो ना, तो इसके डिफरेंट फेसेस होते हैं, यानी कि इसके 4 फेसेस होते हैं। एक ये नीचे वाला आ जाएगा, एक इसके ऊपर इस तरह का आ जाएगा, एक इसके ऊपर ये वाला आ जाएगा, और यानी कि ये 4 फेसेस होते हैं। अब मैं आपको कहाँ से दिखाता हूँ, एक ये नीचे वाला फेस, ठीक है, एक ये, अब मैं आपको बताता हूँ। 3 हाथ लेके ना, आप 3 हाथ लेके आप एक ट्रायंगल बना लें, यानी कि ये एक हाथ इस तरह, एक हाथ इस तरह और एक हाथ इस तरह। 3 हाथ लेके जो आप बनाएंगे ना, तो वो हमारे पास जो शेप बनेगी, और नीचे से भी आप इसको क्लोज कर दें, तो उसको हम टेट्राहाइड्रन कहते हैं, टेट्राहाइड्रन का नाम लेते हैं, ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास अब नेक्स्ट के फॉर्म ऑफ अ टेट्राहाइड्रन पी एक्स पी वाई पी जी, हम एंड पी हमारे पास क्या होंगे, एवरेज प्रेशर्स होंगे ऑन द फेसेस जो हैं वो कौन कौन से फेस पे, एक ओबीसी, एक ओसीए और एक ओएबी और एक एबीसी। ये पॉइंट्स बना लिए, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है। अब ओबीसी ओ ये है, ओबीसी का मतलब क्या है, ये वाला फेस जो कि वाई की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यानी कि मुझे डायग्राम से चीज नहीं समझ आएगी, वैसे आप ये सोचिए, एक ये फेस ओ सी ए वाला फेस क्या है, ओ सी ए, यानी कि ये वाला फेस हमारे पास होगा, और एक ए बी सी फेस, और एक ओ ए बी ये नीचे वाला, और एक हमारा है ए बी सी। तो ये हाथ जो साइड पे हमने जैसे कहते हैं नहीं डक्का लगा हुआ, यानी कि साइड पे हाथ रख के कोई चीज बंद कर देते हैं, तो ये सामने से ये एक फेस आ जाएगा, ठीक है। ये वाले फेसेस बनेंगे रिस्पेक्टिवली। लेट डेल A1 लेट A2 डेल A3 एंड डेल AB द एरिया दीज फेसेस, यानी कि उन फेसेस का एरिया है, ये पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, और ये डेल A1। अब लेट द यूनिट नॉर्मल ऑफ द, अब क्योंकि प्रेशर की बात करनी है तो एरिया फोर्स के बारे में डिस्कशन होगी। अब लिखा हुआ है लेट द यूनिट नॉर्मल टू फेसेस ए बी सी मेक एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद यूनिट नॉर्मल्स टू द फेसेस ओ बी सी ओ एस। अब कहता है कि जो उनमें से एक नॉर्मल प्लेन होगा, एक फेस होगा ना, क्योंकि 3-4 फेसेस हैं, एक फेस जो है वो बाकी फेसों से एंगल बनाएगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यानी कि देखिए 3 एंगल बनेंगे। फर्ज किया मैं आपको वैसे एग्जांपल देता हूं, ये एक लाइन है ना, मैं कहूं कि बाकी 3 लाइंस भी हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेंगे ना बाकी, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये देखिए 3 ही एंगल्स बनेंगे, 4 तो बन नहीं सकते, और आपकी अपनी मर्जी यहां से ले, यानी कि एंगल बनाने हैं तो 3 बनेंगे, यानी कि अगर 4 चीजें हैं तो एक से बाकी उसके 3 एंगल्स बनेंगे। तो 4 फेसेस थे, तो एक फेस का बाकी तीनों के साथ एंगल जो है वो अल्फा बीटा गामा बनेगा विद यूनिट नॉर्मल टू द फेसेस, ये वाले, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब प्रोजेक्शन लेने लगे हैं। प्रोजेक्शन हमें पता है, प्रोजेक्शन का फार्मूला आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है। द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया डेल ए ऑन ईच ऑफ 3 कार्टेशियन प्लेन इज गिवन बाय, यानी कि
अब ये आ जाएगा डेल ए एरिया और कोस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा इसके इक्वल, ये कोस बीटा वाला इसके इक्वल आ जाएगा, कोस गामा वाला इसके इक्वल आएगा। आज इसके प्रोजेक्शन में क्या आएगा, डेल वाई और डेल जी ओवर 2, इसके प्रोजेक्शन में 2 वाला डेल एक्स पर, ये 2 वाला है तो वाई निकल जाएगा, ये 3 वाला है तो इसमें से जी निकल जाएगा। अब कहते हैं सिंस टेट्राहेड्रन इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ आर फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। अब टेट्राहेड्रन क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं कि उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो के इक्वल हो। द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज जीरो होगा इन एक्स डायरेक्शन में हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ एक्स यानी कि ये वाली चीज डेल वाई डेल जी और 2 और माइनस ये आ गया हमारे पास पी एक्स डायरेक्शन में, ये वाली हमारे पास चीज आ गई। सम जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। डेल ए कोस अल्फा ये क्वेश्चन ना मैंने सर से किया भी था, लेकिन ये कंसेप्ट ना मैं फिर भूल गया हूँ इस पे। ये स्पेशली मैंने क्वेश्चन किया था, ये माइनस साइन कहाँ से आया, तो सर ने बताया था कि देखें कि ये प्रेशर जो है वो इस तरफ को लगेगा, और सर ने पी एक्स पी वाई का बताया था, 2 का बताया था, तीसरे का मैंने पूछा था। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन। अब ये रहा, मैं बताता हूँ, ये देखें सम जो है वो जीरो होगा ना, सम जीरो होगा। इस डायग्राम को देखें, ये देखें अगर आप तो y वाला उलट z वाला। अब ये ना डायग्राम यहाँ से ठीक तरीके से हमें नजर नहीं आ रही, मगर अगर हम देखें ना तो ये एंटर हो रहा है और ये हमारे पास दूसरी तरफ से एंटर हो रहा है, और इनकी डायरेक्शन जो है ना वो उलट होगी, और इसी तरह इसकी और P वाले की डायरेक्शन उलट होगी, और इसी तरह इस वाले और इस वाले की डायरेक्शन जो है ना वो उलट होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे हमें समझ नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पे क्लास थी तो सर ने ना वो कॉर्नर पॉइंट्स लेके ना हमें तो वहाँ से ये चीज़ रिप्रेजेंट करवाई थी। तो PX और P की डायरेक्शन जो है वो उलट होगी, तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो PX और P वाले की डायरेक्शन क्या होगी, उलट होगी, और इनका सम अगर हम लेंगे तो साथ एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, और सम जो है टेट्राहेड्रन है तो वो जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, और आप इसमें देखें कि ये हमारे पास यानी कि ये P वाली चीज़ और ये PX, ठीक है, यानी कि ये PX बन जाएगा, ये PX, ये PY और PZ, और ये हमारे पास P के साथ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले हम x वाले को लेके चलते हैं, तो ये PX और ये वाली चीज़ आ गई, और ये माइनस P ये वाली चीज़ और इक्वल टू जीरो आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली यानी कि अब बल्कि यहाँ पे नहीं, ये चीज़ नहीं यहाँ पे यूज़ होनी, ये मैंने आपको बता दिया कि वो डायग्राम से किस तरह आएंगे, इनके डायरेक्शन रिलेट होगी, ये प्रोजेक्शन वाली और ये वाली चीज़ बस। अब इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया, इसकी जगह पे ये कंसेप्ट देख लीजिए, यानी कि अभी मुझे नहीं एग्जैक्ट याद है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, यहाँ तक। तो अब ये देखें एक्स डायरेक्शन में हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, अब वाई में सिर्फ यहाँ पे वाई लग जाएगा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्स और जी आ जाएगा, और जी वाले में जी आ जाएगा और एक्स वाई लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोस बीटा और कोस गामा यूज हो जाएगा फिर। अब ये देखें ऊपर हम प्रूव करके आए कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, दोनों में से ये चीज़ें कॉमन आ रही हैं, बाकी पी एक्स माइनस पी ये वाली चीज़ बच गई, और या फिर ये जीरो के इक्वल या फिर ये जीरो के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये उधर जाके जीरो, ये तो जीरो नहीं हो सकता, चेंज इन वाई एंड चेंज इन जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने कहा पी एक्स माइनस पी जो है वो इक्वल टू जीरो, ये आपस में इक्वल आ गई, यानी कि प्रेशर जितना एक्स पे लग रहा है उतना ही पी यानी कि वो होगा। इसी तरह सिमिलरली वाई वाला इक्वल आ जाएगा, इसी तरह ये वाला जी वाला इक्वल आ जाएगा। वाई वाला मैं कर देता हूँ, जी वाला कर लीजिएगा। देखें ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी वाई डेल एक्स डेल जी ओवर 2 और माइनस पी डेल ए कोस ऑफ बीटा और इक्वल टू जीरो, और ये बन जाएगा पी वाई डेल एक्स डेल जी ओवर 2 और ये माइनस पी, इसकी जगह पे ये ऊपर से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डेल एक्स डेल जी ओवर 2 और इक्वल टू जीरो, यहाँ से पी वाई माइनस पी जो है वो साइड पे आ गया क्योंकि कॉमन ये वाली चीज़ आ गई थी, और यहाँ से ये पी वाई माइनस पी इक्वल टू जीरो आ गया, और यहाँ से पी वाई इक्वल टू पी के इक्वल आ गया। ठीक है, और इसी तरह पी, और यही चीज़ हमने ज़ाहिर करनी थी, हेंस फॉर ए फ्लूइड एज द प्रेशर इज एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि तमाम डायरेक्शन में सेम होगा। देखें ना,
लिखा नहीं जा रहा। देखिए यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल पी के इक्वल है, पी किसके इक्वल है, पी वाई के इक्वल है, पी वाई किसके आगे इक्वल है, पी के इक्वल है, पी की जगह पे क्या आ जाएगा, पी जी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये सारे आपस में इक्वल है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बॉडी फोर्स, फोर्स विच एक्ट एट ईच एलिमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इज फोर्स पर यूनिट मास इजी फोर्स। अब देखें बॉडी फोर्स क्या है, फोर्स विच एक्ट एट ईच एलिमेंट ऑफ फ्लूइड, यानी कि ऐसी फोर्स जो कि फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे एक्ट करे, हर एक एलिमेंट पे एक्ट करे, एंड इज फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास हो, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास है लेकिन उसके मास के हर एक एलिमेंट पे हमारे पास जो है वो एक्ट करे। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स ये है कि अगर आप देखें तो हवा से आप गिरते हो तो ये तो नहीं कि हाथ पे आपकी फोर्स ना लगती हो, यानी कि हाथ वाली चीज़ आपकी वो आसमान पे या बाकी चीज़ नीचे आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक सफ़े को आप ऊपर से नीचे गिराएं, वो पूरे सफ़े पे फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटी के नीचे आ रही है। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमारे पास होती है। लेकिन अगर हम कोई आपको थप्पड़ लगाए या आप कोई भी आप कह ले, कोई आपको हिट करे, कोई आप यानी कि हाँ कोई आपको हिट करे, तो वो फोर्स सिर्फ ना हमारे पूरे जिस्म के एक हिस्से पे लगती है, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स की अगर हम बात करें तो वो पूरे जिस्म पे लग रही होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बॉडी फोर्सेस को कहते हैं, पूरी बॉडी पे लग रही हो। सरफेस फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स विच एक्ट ऑन सरफेस ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट इन अ स्पेसिफाइड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस, प्रेशर वगैरह। यानी कि वो सरफेस फोर्स फिर किसे कहेंगे कि एक खास सरफेस पे लगती हो। ठीक है, सरफेस ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट पे लगती हो, यानी कि पूरा हमारा एक जिस्म था, एक खास सरफेस पे, एक खास हिस्से पे उन्होंने किसी फोर्स लगाई, स्पेसिफाइड हिस्से पे, इट इज स्पेसिफाइड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये स्पेसिफाइड फोर्स होती है जो कि पर यूनिट एरिया होती है, तो ये जैसे स्ट्रेस और प्रेशर वगैरह। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब स्ट्रेस पे आ जाए, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, इट इज सरफेस फोर्स, यानी कि ये एक ऐसी सरफेस फोर्स होती है जो कि यूनिट एरिया पे लगती है। अब स्ट्रेस वेक्टर क्या होता है, लेट एस बी सरफेस ऑफ अ कंटिन्यूस बॉडी सॉलिड और फ्लूइड, लेट एस बी अ सरफेस ऑफ अ कंटिन्यूस बॉडी, यानी कि एक कंटिन्यूस बॉडी का हमने कोई हिस्सा उठा लिया है, कोई एलिमेंट ले लिया है, सरफेस ले लिया है, यानी कि कोई कंटिन्यूस बॉडी है ना, कोई भी कंटिन्यूस, उसका हमने क्या ले लिया है, सरफेस एरिया ले लिया, सरफेस ले लिया है। P इज पॉइंट ऑन सरफेस, P हमारे पास एक पॉइंट है सरफेस एलिमेंट डेल एस पे। N भी आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, N यहाँ से आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा टू डेल एस एट P पॉइंट से एट P, डेल एफ एन बी द सरफेस फोर्स, ये हमारे पास सरफेस फोर्स, यानी कि जब फोर्स अप्लाई होगी तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। एक्टिंग ऑन डेल एस, जो कि डेल एस यानी कि इस एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रही है, देन एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि एवरेज फोर्स पर इसके इक्वल आएगा। द स्ट्रेस वेक्टर एट P पे जो स्ट्रेस वेक्टर होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव, यानी कि आपको सिंपली मैं बता दूं कि ये हमारे पास एक डेल एस एरिया था, इस पे हमने एक पॉइंट लिया, उस पे फोर्स का वेक्टर क्या आएगा, डेल एफ एन होगा। अगर हम बात करें कि एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमारे पास डेल एस ये वाली चीज आएगी, डेल एस ये वाली, डेल एस पे लगने वाली। ठीक है, डेल एस पे लगने वाली फोर्स ये वाली आएगी। अब अगर हमने स्ट्रेस वेक्टर लेना है तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ, अगर मैं क्या ले लूँ, इस पर लिमिट लगा दूँ, यानी कि अगर इस पर मैं लिमिट लगा दूँ तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा। जब इसमें मैंने लिमिट लगा दी तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बन गया, और ये वाली चीज़ डेरिवेटिव आपको पता है कि एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेस वेक्टर आएगा, ये क्या होगा, स्ट्रेस वेक्टर आएगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, जो कि इस वाले के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, इससे नॉर्मल हो, वो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर अलोंग n जो है वो इस कॉल्ड, यानी कि कंपोनेंट n की तरफ जो वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर अलोंग टेंजेंट इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस। तो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस के वो कंपोनेंट जो कि अलोंग टी और टेंजेंट के हो इस कॉल्ड द शियर स्ट्रेस, उसको शियर स्ट्रेस का नाम देते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस, अच्छा ये भी लेंथी टॉपिक होगा, देख लेते हैं आगे भी। विस्कोसिटी रहेगी, कितना रहता है वो भी देख लेना, 12 पेजेस। न्यूटोनियन अच्छा खासा रहता है अभी तो। पेज नंबर 15। अच्छा ये ना हम फ्लोज की जो है टाइप्स ये बाद में पढ़ लेंगे, ऊपर जो है थोड़ा सा रहता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मुझे लगता है इतना ही है।
चलिए जी, इतना ही काफ़ी हो गया, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम, फिर इसको हम बंद करेंगे। यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस की अब हम बात करने लगे। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललेपिपेड। हमने क्या किया, फ्लूइड का एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया है फ्लूइड का, और ये हमने किस तरह लिया है, रेक्टेंगुलर पैरेललेपिपेड में लिया है, ठीक है। पैरेललेपिपेड कैसी होती है, तो ये मुझे बनानी तो नहीं आती होती, इस तरह करके होती है, नहीं बनानी आती, ठीक है। वो इस तरह था कोई डब्बा सा, इस तरह करके होता है, ये रीजन सेम होता है, नहीं बनाना आता, ठीक है। वो पैरेललेपिपेड फॉर्म, यानी कि ये आपका ये क्यूब जो है ना, पर ऐसी पैरेललेपिपेड जिसकी तमाम साइडें आपस में इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या है, क्यूब की फॉर्म में आ जाता है। विच है साइड्स ऑफ द लेंथ, इसकी साइडों की लेंथ कितनी है, डेल x1 डेल x2 डेल x3। अब ये देखें, ये उन्होंने पैरेललेपिपेड बनाने की बजाय उन्होंने क्यूब की फॉर्म का ही बना दिया, लेकिन आप ये याद रखें डेल x1 डेल x2 या डेल x3 कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमने वाइड पैरेललेपिपेड यूज किया है, ठीक है। अगर पैरेललेपिपेड की तमाम साइडें आपस में इक्वल हो जाए, फिर वो क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पैरेललेपिपेड ही लेनी है। नेक्स्ट क्या गया है, प्लेन नॉर्मल टू x1 एक्सिस कॉल्ड x, अच्छा, जो x1 एक्सिस के पैरेलल प्लेन आएगा उसको हम नॉर्मल प्लेन x1 कहेंगे, इसी तरह नॉर्मल प्लेन x2 कहेंगे, नॉर्मल प्लेन x3 कहेंगे। T1 T2 T3 भी स्ट्रेस वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द x1 x2 x3 x1 x2 x3 पे जो, अब ये देखें, ये हमारे पास एक आ गया, एक ये हमारे पास आ गया, और एक और हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसके जो हमारे पास होगा T1, यानी कि यहाँ पे कहीं भी आ जाएगा, T1 कहाँ पे आएगा, एक मिनट देख लेते हैं, ये ना डायग्राम में, क्योंकि 3D की शेप है, तो बाकी आप देख लें कि ये हमारे पास क्या आ गया, T2 आ गया, और ये हमारे पास T3 आ गया, यानी कि उसके टेंजेंशियल की डायरेक्शन में। जैसे स्ट्रेस वेक्टर अलोंग नॉर्मल प्लेन्स के अलोंग जो हमारे पास ये आ गए, ये स्ट्रेस वेक्टर्स आ गए। T1 कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू 3 कंपोनेंट्स, T1 को भी हमने 3 कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, T2 को भी 3 कंपोनेंट्स में तोड़ा, और T3 को भी 3 कंपोनेंट्स में हमने तोड़ा। अब ये देखिए, कोई भी आप वेक्टर ड्रा करें ना, कोई भी, फर्स्ट ये मैं प्लेन की बात करता हूँ, ये मैंने प्लेन ले लिया, एक प्लेन, इस पर मैं इंपॉर्टेंट ड्रा करता हूँ, ये इसका कंपोनेंट आ गया, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अगर इसी को मैं स्पेस में ले जाऊँ, यानी कि इसी वेक्टर को अगर मैं स्पेस में ले जाऊँ, तो इसके 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब ये जो हमने तोड़ा है, यानी कि T2 और T1 और T3 जो होगा, इसके भी आगे 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, इसके भी 3, और इसको हमने नाम दे दिया सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 और सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 और इसी तरह सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 ठीक है। यानी कि जो वेक्टर आए हैं ना ये वाले, इनको भी हमने 3 कंपोनेंट्स में आगे तोड़ लिया। ये वाली चीज आगे कहता है फर्स्ट स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द प्लेन ऑन विच स्ट्रेस एक्स, सेकंड स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स। फर्स्ट स्क्रिप्ट यानी कि ये जो सिग्मा 1 है 1 2 है 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब 3 2 को हम पकड़ लेते हैं, तो ये 3 2 लिखा हुआ है ना, तो कहता है पहला स्क्रिप्ट जो होगा ना, द फर्स्ट स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द प्लेन ऑन विच स्ट्रेस एक्ट्स, ये जाहिर करेगा किस प्लेन पे, T2 यानी कि ये 2 2 नहीं, ये वाला उठाया ना, यानी कि इसका ये T3 क्या है, T3 हमारे पास स्ट्रेस वेक्टर है कहां पे, X3 वाले नॉर्मल प्लेन पे। तो ये